Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 17 अक्टूबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है गैलापागोस आइलैंड्स को। काफ़ी न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना है, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर बता पाओगे। क्या बोलता है, देखो यहाँ पर एक पर्सन का नाम दिया गया है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब इनको इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह देखा जाता है। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर कौन से कंट्री से हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। तो यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। इसके बारे में पिछले 3-4 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज थंबनेल वाला आर्टिकल पहले डिस्कस नहीं किया। वैसे तो रोज़ाना थंबनेल वाला आर्टिकल पहले डिस्कस किया जाता था, तो थंबनेल वाले आर्टिकल पर आज एक एडिटोरियल है। जब वो हम लोग कवर करेंगे ना, एडिटोरियल सेक्शन पर आएंगे, तो ऑब्वियसली थंबनेल वाला आर्टिकल अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। जो ये वाला आर्टिकल है ये बात करता है मध्य प्रदेश भारत के अंदर इकलौता एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर जो एमबीबीएस कोर्स है ना, इसको हिंदी में लॉन्च कर दिया गया है। यानी एमबीबीएस के लिए जो भी टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी तक इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल थी सभी जगह पर। नाउ मध्य प्रदेश पहला राज्य बना भारत का जहां पर एमबीबीएस की जो बुक्स हैं उनको हिंदी में लॉन्च कर दिया गया, हिंदी में रिलीज़ कर दिया गया है। और ना केवल एमबीबीएस कोर्स, इसके अलावा आने वाले टाइम पर और भी अलग अलग एजुकेशन की फील्ड में जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ऐसा खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मेंशन किया है। इन्होंने बोला एमबीबीएस कोर्स के अलावा इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन को भी हम लोग यहाँ पर हिंदी में लेकर आएंगे। और इसके अलावा जेई, नीट, यूजीसी एग्जामिनेशंस, इनको भी हम लोग अलग अलग 10 भाषाओं से भी ज़्यादा भाषाओं में कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कदम उठाने वाले हैं और अभी जो कदम उठाया गया ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मध्य प्रदेश के अंदर कल एक इवेंट हुआ जहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो बुक्स है ना, ये हिंदी में लॉन्च कर दी गई हैं, हिंदी में रिलीज़ कर दी गई हैं। यानी बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करते हैं इंग्लिश को पढ़ने में, अब वो परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर उनके लिए ये बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं जिसके थ्रू वो आराम से यहाँ पर पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ इन सब चीज़ों का जो क्रेडिट है वो पीएम मोदी को यहाँ पर दिया जा रहा है इन मिनिस्टर्स के थ्रू। उनका कहना यह है कि पीएम मोदी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे जिसकी वजह से हमारी इस भाषा को अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है। फिर होम मिनिस्टर मेंशन करते हैं कि अभी तो हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन के ऊपर एक कदम उठा लिया। मेडिकल के एजुकेशन के अलावा जो इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन होगा इसको भी हम लोग हिंदी में अवेलेबल करेंगे। इसके साथ साथ जो और भी कई अन्य एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल एंट्रेंसेस देखने को मिलेंगे, यूजीसी के एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग 12 से ज़्यादा भाषाओं में कंडक्ट करने वाले हैं, ये बात रखी जा रही है। साथ ही साथ जो कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होता है इसको भी हम लोग लगभग 13 लैंग्वेजेस के अंदर लेकर आने वाले हैं, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई।
क्लियर हुआ। तो इतनी सी बात यहाँ पर इस आर्टिकल में है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो बस खाली एक ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर एक एडिटोरियल पब्लिश हो जाए, कोई ना कोई जो राइटर है वो इसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिख सकता है। तो आपको यहाँ पर एक बेस क्लियर है आखिरकार हुआ क्या है, तो आप वहाँ पर आराम से सारे पॉइंट्स को समझ पाओगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग इस आर्टिकल को देखें तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वनडे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जहां पर अभी एमबीबीएस कोर्स हिंदी में रिलीज़ किया गया है, ठीक है ना, या फिर कौन सा कोर्स अभी हिंदी में रिलीज़ किया गया कौन से राज्य में। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे, और ऊपर वाला जो आर्टिकल अभी हमने कवर किया था उसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन से रिलेट कर पाओगे। सिंपल हो गया। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये बात क्या करता है, रशिया जॉइंस रेस टू सप्लाई लाइट बैटल टैंक्स टू इंडियन आर्मी। अब आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी है ना, उनके पास में बहुत सारे इम्पोर्टेड टैंक्स हैं, मतलब कि हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज से कुछ टैंक्स को परचेज़ कर रखा है। तो रशिया अभी यहाँ पर कुछ टैंक को सप्लाई करने वाला है। वो बैटल टैंक होंगे, यानी लड़ाकू वाले टैंक देखने को मिलेंगे जो कि अभी इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे। रशिया ने इसके बारे में चर्चा करी है। उस टैंक का नाम क्या है, देखो उस टैंक का यहाँ पर नाम बताया जा रहा है स्प्रट STM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक। ये बेसिकली यहाँ पर इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पर सारा डेटा निकल कर आया है रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट से। रशिया का जो रोसबोरोन एक्सपोर्ट के ऑफिशियल हैं, इनका कहना यह है कि जो ये इंडिया की रिक्वेस्ट है ना, इसके रिस्पॉन्स में हम लोगों ने अपना जो भी टेक्निकल प्रपोजल है वो सब सबमिट कर दिया है, और हम लोग रेडी हैं कि भारत के साथ में बातचीत करेंगे और अपना टैंक शो करेंगे और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। यानी कि हम लोग अपने टैंक को इंडिया में लॉन्च तो करेंगे, साथ ही साथ में इंडिया के अंदर जो टैंक की मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी हम लोग लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये आपको रशिया की साइड से स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। और आज के टाइम पर इन टैंक्स की हम लोग को ज़रूरत भी है। उसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में हमारे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। ऊपर चाइना देखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान देखोगे। तो अगर हम लोग चाइना को देखें तो जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है ना, यहाँ पर आप देखोगे कि चाइना अपनी साइड से लगातार जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो इंक्रीज़ करता हुआ जा रहा है। तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि हम लोग भी यहाँ पर अपना जो लाइट टैंक्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिप्लॉय करें, उन टैंक्स को हम लोग यहाँ पर रेडी रखें, क्योंकि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो यहाँ पर इंडिया भी अपनी साइड से रेडी होगा। कहने का पर्पज़ है कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने की वजह से भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में ये टैंकर्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एक बात और पता होनी चाहिए, देखो 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक डेफ एक्सपो होने वाला है, डिफेंस एक्सपो। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ना अपने जितने भी हमारे पास में वेपन्स हैं, हमारे पास में जितने भी हथियार हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उन सबको शोकेस करने वाले हैं। उन सबको शोकेस किया जाएगा गांधीनगर में, गुजरात के अंदर। ये पूरा डिफेंस एक्सपो होगा जहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग आएंगे, अफ्रीका से, और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर आने वाले हैं जो कि उस डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पर घूमेंगे, इंडिया के इन वेपन्स को देखेंगे और साथ ही साथ में अपना ऑर्डर रखेंगे। जो उनको पसंद आता है तो वो यहाँ पर उसका ऑर्डर रख सकते हैं, और इससे यहाँ पर इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और यही हमारा टारगेट भी है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोगों को इंक्रीज़ करना है। ये बात क्लियर हुई। नाउ अब इस आर्टिकल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल से आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। रशिया एक टैंक दे रहा है, कौन सा, स्प्रोट STM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, डेफ एक्सपो जो है ये कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये ध्यान रखना है। 18 से 22 अक्टूबर, डेट मत ध्यान रखो, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना गांधीनगर में होने वाला है। पिछला जो डेफ एक्सपो है वो लखनऊ में हुआ था, और इसकी वजह से बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये आर्टिकल यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया। लेकिन अब हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस आर्टिकल में अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि पता होनी चाहिए। जैसे कि मेंस के लिए ना आपके पास में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। हम लोग रशिया इंडिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया इंडिया के आखिरकार डिफेंस कोऑपरेशन किस प्रकार से, डिफेंस रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इंडिया का जो डिफेंस स्टेटस है वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। और अब इसको समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है। देखो जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ना, ये किसी भी कंट्री के सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
एक समय ऐसा था जब भारत अलग अलग देशों से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज़ किया करता था। जितने भी हथियार हैं मैक्सिमम हम अलग अलग देशों से, यूएसए, फ्रांस, इन सब कंट्री से परचेज़ किया करते थे। लेकिन अब हमने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हैं हम लोगों ने, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करने के लिए, यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने खुद अपने कंट्री में डिफेंस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। खुद हमने अपने देश में इन हथियारों को बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप देखोगे कि हम अब इस लेवल पर आ चुके हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ को हथियार बेच भी रहे हैं। लगभग 30 से ज़्यादा जो इंडियन डिफेंस कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं ना, इन्होंने बहुत सारे आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी आप कह सकते हो वही डिफेंस को लेकर जो ये वेपन्स, जो हथियार है ना, ये अलग अलग देशों को बेचने स्टार्ट कर दिए हैं और बेचे भी हैं। हमने एक्सपोर्ट भी करा है। कितने देशों को एक्सपोर्ट कर दिया है तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 30 से ज़्यादा कंट्रीज, 30 से ज़्यादा जो डिफेंस कंपनीज हैं हमारी, उन्होंने ये हथियार एक्सपोर्ट करा है। जैसे इटली को, मालदीव्स को, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, इन सभी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं हम लोगों ने, जैसे फिलीपींस हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनको काफ़ी सारे वेपन्स एक्सपोर्ट करे हैं। तो एक्सपोर्ट के मामले में हम धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। अब एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ को हम लोगों ने क्या क्या किया, जैसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रेडियो सिस्टम, रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट करी गई हैं इन सभी कंट्रीज़ को। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, नो डाउट। लेकिन अभी भी जिस लेवल पर होना चाहिए, या जो हमारा एक तरीके से ड्रीम है, वो अभी भी अचीव नहीं हो पाया है। क्योंकि जब आप लोग सिपरी की रिपोर्ट देखते हो ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इंडिया की जो अभी भी रैंक है वो आप देखोगे 23 नंबर पर है इन द लिस्ट ऑफ मेजर आर्म एक्सपोर्टर। यानी कि जो कंट्रीज़ हथियारों को एक्सपोर्ट करती हैं, अलग अलग देशों को बेचती हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करता है सिपरी। उस लिस्ट में इंडिया का जो नंबर है वो 23वां देखने को मिलता है 2015 से लेकर 19 के बीच में। तो जो हमारा एक तरीके से ड्रीम है ना, वो अभी भी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इंडिया अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर पीछे देखने को मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इसको अचीव कर लेंगे। और इसी वजह से हमने एक टारगेट सेट किया है। टारगेट क्या है कि साल 2024 तक हम लोगों को बेसिकली $5 बिलियन तक का अपना डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करना है। मतलब $5 बिलियन तक का हम लोग को डिफेंस एक्सपोर्ट करना है 2024 तक, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। और इसीलिए मैंने आपको बताया ना, डिफेंस एक्सपोर्ट भी हो रहा है। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हो रहा है? गांधीनगर में। इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारा टारगेट है ना, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब दूसरी कंट्रीज़ हमसे यहाँ पर आएंगी, वेपन्स को परचेस करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा। 2024 तक का जो टारगेट है हम लोग इसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब ये जितना भी कुछ हम लोगों ने अचीव किया है इस डिफेंस सेक्टर के अंदर, इसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव उठाए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक इनिशिएटिव बताता हूँ, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो, हम लोगों ने पहला कदम ये उठाया कि बहुत सारे हथियार जो हम लोग खरीदा करते थे, लगभग आप कह सकते हो कई सौ हथियार हम लोग खरीदा करते थे अलग अलग देशों से, हमने उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से 2 अलग अलग लिस्टें लॉन्च करी गई। एक बार हम लोगों ने 101 आइटम और एक बार 108 आइटम बैन कर दिए। यानी कि अब हम लोग अलग अलग देशों से ये आइटम्स परचेज़ ही नहीं कर रहे हैं, ये हथियार परचेज़ नहीं कर रहे हैं। अब परचेज़ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए, तो हम करेंगे क्या, उसका खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। और प्रोडक्शन करने के बाद में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के बाद में जो सरप्लस होगा उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव हैं जो कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में मदद करे हैं। ठीक है ना। तो डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर पूरा क्या स्टेटस है आपके सामने, ये डेटा मैंने रख दिया है। दूसरा रेलिवेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि रशिया और इंडिया के बीच में आपको ये डिफेंस कोऑपरेशन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 के साथ साथ जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर पाओगे। देखो, रशिया और इंडिया के जब रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं ना डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप लोग किसी भी कंट्री के रिलेशंस को पढ़ो, इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ में, इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ में, इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ में, तो इन सभी रिलेशन में एक चीज़ कॉमन है, जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देख रही है। डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के रिलेशन में, और इंडिया रशिया के रिलेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जो शीत युद्ध हुआ था ना, उसके बाद कुछ इस प्रकार से सिचुएशन हो गई थी कि इंडिया और रशिया के डिफेंस कोऑपरेशंस बहुत ज़्यादा धीमे पड़ गए थे, आप कह सकते हो डाउन हो रहे थे। हम लोगों ने रशिया के साथ में रिलेशन रखना थोड़ा कम कर दिया था शीत युद्ध के बाद में,
जबकि अमेरिका से हम लोग हथियार परचेज कर रहे थे, अमेरिका से रिलेशंस को यहाँ पर बढ़ा लिया गया था। ये 2011 से 13 का समय की बात है। लेकिन उसके बाद जो रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उस तरीके के रिलेशंस हमारे किसी और देश के साथ में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, करंट सिनेरियो अगर आप लोग देखोगे ना, तो 2013-14 के समय पर तो रिलेशन ख़राब चल रहे थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने रशिया से S-400 सिस्टम की डील करी। S-400 आपको पता होगा, ये बेसिकली यहाँ पर एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यानी कि जैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है ना, आपने इसके बारे में सुना होगा, या फिर अमेरिका का थार्ड सिस्टम है, इसके बारे में सुना होगा। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि जो नए होंगे कि नहीं सुना है, मैं आपको समझाता हूँ। ये सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे एक ऐसा हथियार होगा, एक ऐसा पूरा सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, जो कि दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही मार देगा। दुश्मन ने मान लो एक रॉकेट रिलीज़ किया, तो ये हम लोग सिस्टम यहाँ पर लगा देंगे, इसमें से रॉकेट निकलेगा और वो यहाँ पर हवा में ही उसको ख़त्म कर देगा। यहाँ पे हमारी टेरिटरी में गिरने नहीं देगा, उस रॉकेट को, उस मिसाइल को हमारी टेरिटरी में गिरने नहीं देगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ये S-400 सिस्टम देखने को मिलता है। तो भारत ने यहाँ पर ये परचेज़ किया, इसकी डील करी हमने रशिया से, जबकि हमें डर था किस चीज़ का, कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। क्योंकि अमेरिका एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करता है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ में या नॉर्थ कोरिया के साथ में, ईरान के साथ में ये डील करती है, या फिर देखो रशिया के ऊपर, अगर हम लोग अभी रशिया की बात करें तो रशिया के ऊपर ध्यान देते हैं। S-400 सिस्टम को लेकर अगर आप लोग देखोगे, या फिर आप कह सकते हो कि अमेरिका बोल चुका था कि रशिया के साथ में कोई भी वेपन्स को लेकर अगर व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे काटसा के सैंक्शंस लग जाएंगे। इंडिया को इस बात का डर था कि हाँ, भारत के ऊपर काटसा के सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस डील को किया, जबकि वो काटसा के सैंक्शंस फिर बाद में लगे नहीं हमारे ऊपर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? मतलब कहने का पर्पज़ है, रिलेशंस एस्टेब्लिश होना यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद से आप देखोगे हम लोग हथियार परचेज़ करना और ज़्यादा बढ़ा दिए। फिर उसमें जिन जिन कंट्रीज से हम लोग हथियार परचेज़ कर रहे थे, उन कंट्रीज़ के अंदर इजराइल, US, फ्रांस, रशिया, ये बेसिकली एक मेजर सप्लायर की तरह देखने को मिले। अब रशिया से हम लोगों ने अलग अलग हथियारों का जो एक तरीके से डील है वो किया। जैसे रशिया से हम लोगों ने MiG-29, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का जो पूरी डील है वो करी थी। देन उसके साथ में आपको पता होगा दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर AK-203 राइफ़ल कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुकी हैं। कुछ राइफ़ल्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं। 2260 हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ये रशिया से लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे ना, जैसे कि अभी हम लोग परचेज़ कर रहे हैं रशिया से, परचेज़ करते करते करेंट टाइम पर हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि रशिया के साथ में मिलकर हम हथियारों को बना रहे हैं। यानी कि एक समय था कि हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, अब समय वो है कि साथ में मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मोस का। जो ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल है ना, इसका प्रोडक्शन रशिया और इंडिया दोनों ने साथ में मिलकर किया है। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस नाम है ना, ये ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। वैसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार बता सकते हो, ठीक है ना। एक हिंट देता हूँ, 2 नदियों के ऊपर नाम रखा गया है। वो 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया साथ में। फिर उसके बाद में आप देखोगे इंडिया रशिया के बीच में और भी बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे एक्सरसाइज इंदिरा, ये ध्यान रखना, एक जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया रशिया के बीच में होती है। साथ ही साथ में आप देखोगे बहुत सारे और भी हथियार हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी नेवी के पास में अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य है। इसके बाद हम लोगों ने एक INS विक्रांत खुद बना लिया है अभी। तो जो INS विक्रमादित्य है ना, यहाँ पे भी रशिया का सपोर्ट मिला है। फिर हमारी आर्मी के पास में आर्मी T-90, T-72 जो मेन बैटल टैंक्स हैं, ये रशिया के हैं, मतलब रशिया से परचेज़ किए गए हैं। एयरफोर्स के पास में Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है, ये भी बेसिकली यहाँ पर रशिया से हमने परचेज़ किया है। तो बहुत सारे हथियार जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं रशियन ऑरिजिन नज़र आते हैं। तो ये है यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का डिफेंस कोऑपरेशन। थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपको मेंस में और साथ ही साथ में GS पेपर नंबर 2 के अंदर, मेंस में, आपको प्रीलिम्स में, सभी जगह पर हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो, जो कि डेली बेसिस पर करते भी हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक बात और, जो भी आपसे वीडियो के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएँ या स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको लेकर
नीचे कमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। कमेंट के अंदर आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? आपको मैं जानने लगता हूँ। जानने का मतलब है आपकी प्रोफाइल, आपका जो नाम है, अगर रेगुलर रहता है ना कमेंट में, तो दिमाग में बैठ जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलर पार्टिसिपेंट है। तो कमेंट में एक्टिव रहा करो, नीचे कमेंट ज़रूर किया करो। आगे आते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे और जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, जो हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु, वो बेसिकली अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है किस चीज़ को लेकर, कि श्रीलंका के अंदर जो चाइना के ट्रूप्स हैं इनका प्रेजेंस लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि जो चाइना के आपको सोल्जर्स देखने को मिलेंगे वो श्रीलंका के अंदर लगातार प्रेजेंट हैं और इनका प्रेजेंस लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। श्रीलंका के अंदर इनका दबदबा बन रहा है। तो तमिलनाडु बेसिकली इस चीज़ को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, होने भी चाहिए। एक तो चाइना ऊपर बैठा है अपने देश में, वहाँ से बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं इंडिया के साथ में। अब यहाँ पर चाइना श्रीलंका को पूरी तरह से यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा बहुत सारा लोन यहाँ पर श्रीलंका को दे रखा है, क्योंकि श्रीलंका पूरी तरह से डूब चुका था रिसेंट टाइम में। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। उसके बाद में हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका ने चाइना को ऑलरेडी 99 साल के लिए रेंट पर दे दिया है। तो ये हालात आपको एग्जैक्टली तो अभी देखने को मिल ही रहे हैं। उसके साथ साथ अब चाइना का जो एंगेजमेंट है श्रीलंका के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है और इससे डेफिनेटली इंडिया के लिए चिंता बढ़ती है, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस अगर श्रीलंका में बढ़ेगा तो नीचे से यह भारत के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इस वजह से तमिलनाडु ने अपनी चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अपने कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़, अपने हथियारों को वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, जिससे अगेन एक प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आती है। क्या क्या मेंशन किया गया मैं आपको समझाता हूँ। तमिलनाडु ने यहाँ पर बोला कि देखो अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न वाली बात आ जाती है। सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है ये श्रीलंका के अंदर अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रही है और इसने पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज़ किया। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखो तमिलनाडु के अंदर एक अलर्ट इशू ऑलरेडी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले एक अलर्ट इशू कर दिया गया था, क्योंकि चाइना ने क्या किया कि बहुत सारे जो जैसे कि इनके हाईटेक गैजेट्स हैं, हाईटेक गैजेट का मतलब सैटेलाइट, ड्रोन और दूसरे जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, इनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसकी वजह से तमिलनाडु यहाँ पर बोलता है कि अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने कोस्ट लाइन के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा निगरानी रखें। जो हमारी कोस्ट लाइन है, तट वाला जो एरिया है, वहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने का समय आ चुका है, निगरानी को बढ़ाने का यहाँ पर समय आ चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि चाइना एक तरीके से बोलता यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ चाइना ये बोलता है कि देखो हम सी क्यूकम्बर फार्मिंग कर रहे हैं। सी क्यूकम्बर फार्मिंग मतलब कि तमिलनाडु के पास और साथ ही साथ में श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु के बीच में, श्रीलंका के बीच में पाक बे, पाक स्ट्रेट, पूरा समुद्र वाला हिस्सा देखने को मिलता है। इंडिया श्रीलंका के बीच में समुद्र का हिस्सा है, आपको पता है। चाइना ये बोलता है कि हम वहाँ पे समुद्र में सी क्यूकम्बर की फार्मिंग कर रहे हैं और सी क्यूकम्बर की फार्मिंग करने के नाम पर चाइना अपने गैजेट्स को डिप्लॉय कर रहा है, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, नए नए गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो बात यहाँ पर रखी जाती है। अब ये सी क्यूकम्बर होता क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुई बात? तो बेसिकली मेंशन किया गया कि एक अलर्ट ऑलरेडी यहाँ पर तमिलनाडु जारी कर चुका है और ज़रूरत है हमें यहाँ पर कि श्रीलंका को भी इसके बारे में बताया जाए और इंडिया इस मैटर को यहाँ पर डिस्कस करे श्रीलंका के साथ में। देखो भारत ने इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया श्रीलंका को, इतना सपोर्ट किसी देश ने प्रोवाइड नहीं करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर इस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो ये जो रिलेशंस हैं ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या मायने रखेंगे, कुछ मायने नहीं रखेंगे। तमिलनाडु का जो कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप है, इन्होंने अपना जो भी अलर्ट है उसको इंक्रीज़ करने के साथ साथ अपनी जो निगरानी है वो इंक्रीज़ कर दी है, जो कि होनी भी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली भी आपको पता होगा चाइना का एक जहाज़ पहुंचा था श्रीलंका और बेसिकली वो एक तरीके से हाईटेक जहाज़ था। वो वॉरशिप पहुंचने के बाद यहाँ पर वापस से भी चला गया था चाइना। तो तब यहाँ पर इंडिया लगातार मना कर रहा था श्रीलंका से कि ये वॉरशिप नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और श्रीलंका ने उस समय पर शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन एंड वक्त पर आ गया था, वो वॉरशिप को अलाउ कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें ना रिलेशंस को पूरी तरह से ख़राब कर रही हैं। अब इंडिया की भी यहाँ पर मजबूरी बन जाती है कि श्रीलंका को सपोर्ट करे फिर भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात नीचे है, पड़ोसी देश है, कोई और दूसरी कंट्री का यहाँ पर कब्जा हो जाता है, कोई और दूसरी कंट्री का दबदबा बनता है, तो वो दूसरी कंट्री भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है कि हम इन चीज़ों को देखें। ठीक बात हो गई, क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर
करेंट टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैंने आपको बताया ना, एक वॉरशिप आया था चाइना से, उसका नाम युआंग वांग 5 था। चाइना का वॉरशिप बोल रहा हूँ, रिसर्च वेसल था, जो कि श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट तक पहुंचा था 11 अगस्त को। हम लोगों ने खूब मना किया श्रीलंका से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आया और फिर गया। तो अब समय है यहाँ पर, देखो बार बार इसी पॉइंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, समय यहाँ पर आ चुका है कि हमें कोस्टल एरियाज़ के ऊपर अपनी निगरानी को इंक्रीज़ करना होगा। और ये जो चाइना का प्रेजेंस इंक्रीज़ हो रहा है ना श्रीलंका में, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर हुई बात? तो ये आपको पूरा डेटा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको इस आर्टिकल से एक चीज़ इंपॉर्टेंट सी बात बताई है, वो ये है, इस आर्टिकल में तो बस खाली इतना ही ध्यान रखना है जो करंट इशू है, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टैटिक डेटा आपको मिलेगा नहीं। अब करना क्या है कि बात यहाँ पर की गई थी सी क्यूकम्बर की। एक नया सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये सी क्यूकम्बर है क्या? क्योंकि चाइना इसके नाम पे बोल रहा है हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और इसके नाम पे अपने हाईटेक गैजेट्स को डिप्लॉय कर रहा है। तो जस्ट ऊपर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर बीच का हिस्सा देखने को मिल जाएगा, पाक स्ट्रेट, पाक बे आपको यहीं पर देखने को मिलता है। नाउ क्यूकम्बर क्या होता है? क्यूकम्बर खीरा होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो सी क्यूकम्बर है ना, ये आपको एक इन्वर्टिब्रेट देखने को मिलेगा, एक जानवर सा आप कह सकते हो, जिसका कोई भी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, एकदम मुलायम सा है, और उसके बाद में खीरे की शेप में है ना, इस वजह से इसको हम लोग सी क्यूकम्बर के नाम से जानते हैं। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। वो सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखने को मिल जाते हैं। सी क्यूकम्बर मैरिन इन्वर्टिब्रेट है, यानी समुद्र में रहने वाला है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और ये समुद्र पर सी फ्लोर पर रहता है, यानी कि एक तरीके से जो समुद्र का सतह देखने को मिलेगा ना, वहाँ पर ही ज़्यादातर पाया जाता है। और लगभग इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, 12 से 50 के आसपास इसकी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि टैक्सोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती हैं। और ये जो बेसिकली क्लास है ना, ये एक यहाँ पे नाम दिया गया है एकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर में आता है। और ये जो एकाइनोडर्मेटा फाइलम है ना, इसके अंदर भी आप देखोगे तो इसमें सी क्यूकम्बर के अलावा सी स्टार, सी ऑर्किन और सैंड डॉलर जैसी और भी यहाँ पर मैरीन इन्वर्टिब्रेट आते हैं, समुद्र में रहने वाले ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। फिर उसके बाद में बोला गया जो सी क्यूकम्बर है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे ओशन के हैबिटेट को बैलेंस करने के लिए, हमारे समुद्र को बैलेंस करने के लिए इनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कैसे, तो ये चीज़ समझो। ये सी क्यूकम्बर क्या काम करते हैं? गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं, कूड़े को कलेक्ट करने का काम करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं ओशन से। जितने ज़्यादा सी क्यूकम्बर होंगे उतना ओशन साफ़ रहेगा। और फिर उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने का काम करते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो समुद्र के अंदर रंग बिरंगी कोरल रीफ होती है ना, उनको एक अच्छी कंडीशन में बना कर रखना, क्योंकि ये जो गार्बेज है वो उन कोरल रीफ को डैमेज करेगा। अब उन गार्बेज को यहाँ पर एक ख़त्म कर देगा या फिर उनको कलेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो हमारी कोरल रीफ हैं वो भी एक अच्छी कंडीशन में मेंटेन रहती हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हुआ। बाकी इसको खतरा क्या है? तो सी क्यूकम्बर की इलीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है, अवैध तरीके से व्यापार होता है, स्मगलिंग होती है। और आपको पता होगा पिछले साल का केस, कई कुंटल, कई टन में, अगर हम लोग बोलें तो कई टन में सी क्यूकम्बर पकड़ा गया था, और काफ़ी बार पकड़ा जाता है पोर्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है तभी तो इसका व्यापार हो रहा है लीगल तरीके से। डिमांड कहाँ कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया में है, चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगी। चाइना के अंदर अब क्या नहीं खाते हैं? सभी चीज़ खाते हैं, तो चाइना के अंदर यहाँ पर एज अ फूड इसकी डिमांड है। दूसरा यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह डिमांड है, यानी कि दवाइयों के अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सी क्यूकम्बर के प्रोटेक्शन स्टेटस को देखें तो IUCN के रेड लिस्ट में यहाँ पर इस ब्राउन सी क्यूकम्बर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। तो ब्राउन सी क्यूकम्बर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ब्लैक स्पॉटेड सी क्यूकम्बर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, और ब्लू सी क्यूकम्बर डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में है। तो ये वो वाले सी क्यूकम्बर हैं जो कि लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, ताकि इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, इनका जो व्यापार वगैरह इलीगल तरीके से हो रहा है उसको रोका जाए। साथ ही साथ में सी क्यूकम्बर को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया था साल 2020 में। वो क्या कदम है? लक्षद्वीप आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इन्होंने दुनिया का पहला कंजर्वेशन एरिया बना दिया। लगभग 239 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जहाँ पर भी सी क्यूकम्बर रहते थे ना, तो उसको वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि सी क्यूकम्बर के लिए वो प्रोटेक्शन एरिया है। वहाँ पे आप सी क्यूकम्बर का कोई भी लीगल ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हो 240 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो इस प्रकार का काम करने वाला दुनिया का पहला लक्षद्वीप आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन था, और दुनिया का पहला सी क्यूकम्बर कंजर्वेशन एरिया को बनाया गया। क्लियर हो गई बात?
इतना आपको समझ में आया। तो ये डेटा हो गया, इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट था इसके अंदर वो भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। देखो मेरी कोशिश ये है ना, आर्टिकल को इस प्रकार से पढ़ो कि 360 डिग्री के अंदर कवर हो जाए, सारी चीज़ें निचोड़ लो। और यही काम यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, नोट्स की फॉर्म में सारी चीज़ें दे रहा हूँ कि आपको कुछ भी छूटे ना। और इसी वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी हैं, आपने देखा होगा प्रीलिम्स के अंदर अब की बार कितने सारे क्वेश्चंस आए भी थे। तो इस वजह से यहाँ पर एक डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लेना, आर्टिकल ऊपर से पढ़ लेना, उसको समझ लेने से काम नहीं चलेगा। आपके पास में कुछ पॉइंट्स भी तो होने चाहिए, कुछ स्टैटिक डेटा भी तो होना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन इस करंट अफेयर से आएगा कहाँ से, है ना। चलो फिर, अब ये जो आर्टिकल है ये क्या बात करता है, ये आर्टिकल आपका डायरेक्टली मेंस में बहुत हेल्प करेगा। देखो लैंडफिल वाला टॉपिक भी लगातार न्यूज़ में है, जो कचरे के ढेर होते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। वो सब मैं आपको समझाऊंगा। देखो अभी क्या हुआ है ना, एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। वो पब्लिक डैशबोर्ड यानी एक पोर्टल होगा, एक वेबसाइट होगी। वो वेबसाइट क्या करेगी, इन कचरे के ढेरों को पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो इनके ऊपर काम करेगी। इन कचरे के ढेरों के ऊपर कितना सही तरीके से काम किया जा रहा है, इन ढेरों को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, इसके लिए क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन सा राज्य है, उसको लेकर सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और वो जो डेटा है वो आपको एक पोर्टल पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। वो डेटा आप भी पढ़ सकते हो। तो ये काम यहाँ पर होने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि एग्जैक्टली कैसे कैसे होगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहली बात, ऑफिशियल्स का कहना यह है कि अभी तक हमारे पास में कोई भी ऐसा एग्जैक्ट डेटा है ही नहीं लैंडफिल साइट्स को लेकर, यानी जो ये कूड़े के ढेर होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए जाते हैं। देखा होगा बीच बीच में काफ़ी सारी जगह होती हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर आपको बहुत सारी जगह पर गाज़ीपुर देखने को मिलेगा, ओखला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। मुंबई में बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, पहाड़ बन जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ी इलाके में आ गए, लेकिन वो पहाड़ एग्जैक्टली है नहीं, वो कूड़े के ढेर हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर हम लोग बात करें तो अभी तक कोई हमारे पास में स्पेसिफिक डेटा नहीं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितने लैंडफिल साइट्स हैं, कितना कूड़ा है वहाँ पर, कैसे उनको मैनेज करना है, कोई डेटा हमारे पास में नहीं है। इसकी वजह से ये जो ट्राश है, ये जो कबाड़ है, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसके पहाड़ बनते जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत है इसके ऊपर कदम उठाने की। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन सारे लैंडफिल साइट्स का डेटा इकट्ठा करेंगे, और वो जो सारा डेटा है ना, वो ऑनलाइन एक पोर्टल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके लिए जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है ये कब आएगा, ये अगले महीने ही लॉन्च कर दिया जाएगा, नवंबर के मंथ में, जहाँ पर आपके पास में एग्जैक्ट नंबर होगा, कितने लैंडफिल साइट्स हैं, कितने साइज़ में बने हुए हैं वो, मतलब कितने साइज़ में कूड़े का ढेर फैला हुआ है, कितने रेमिडिएशन प्लान्स हैं, कैसे कैसे हम लोग उस कूड़े को सही से ट्रीट करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, है ना। तो वो सारा डेटा यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं। तो वो बात यहाँ पर बोला गया। अभी बोला जा रहा है वैसे कई टन्स में आपको ये देखने को मिलेगा। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कूड़े को रेमिडिएट कर दें, इसको ख़त्म कर दें, इसका सही उपयोग करें, इसमें जो सामान काम का निकलेगा उसका यूज़ किया जाए, बाकी कूड़े को रिसाइकिल किया जाए, ताकि एनवायरनमेंट से इस कबाड़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि आप देखोगे ना, आज के टाइम पर सबसे बड़े बड़े जो लैंडफिल हैं ये मुंबई में देखने को मिलेंगे। मुंबई में जो लैंडफिल है वो 300 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो 300 एकड़ से ज़्यादा एरिया में इस प्रकार से पहाड़ फैले हुए हैं, जहाँ पर 2.60 करोड़ टन ऑफ वेस्ट नज़र आता है। ये मुंबई की बात हो गई। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आपको 3 बड़े बड़े जगह पर लैंडफिल्स नज़र आते हैं, गाज़ीपुर में, उसके बाद में भलसावा में, देन उसके बाद में ओखला में। यहाँ पर भी 2.8 करोड़ टन के आसपास जो कूड़ा है ना वो जमा है। सारा कूड़े का ढेर यहीं पर जा रहा है, यहीं पे कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। तो बेसिकली अब समय आ चुका है इन चीज़ों को टैकल किया जाए। टैकल तब किया जाएगा जब हमारे पास में डेटा होगा। उसके लिए एक डैशबोर्ड, एक पोर्टल तैयार हो रहा है। क्लियर हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल से यानी करंट अफेयर से मिल चुकी है। करना क्या है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है। बैकग्राउंड आपके मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, आप लैंडफिल की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे, क्या है लैंडफिल। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। लैंडफिल कैसे यहाँ पर लोगों के लिए दिक्कत बना हुआ है ना। लैंडफिल को लेकर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको समझाता हूँ लैंडफिल कैसे है भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक सेकेंड रुको, इसको मैं स्क्रीन पर सेट कर लूँ। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर व्हाट इज़ लैंडफिल, लैंडफिल क्या है। तो लैंडफिल बेसिकली यहाँ पर आपको पता होगा रबिश डंप, गार्बेज, मैंने आपको बता दिया, कूड़े का जो पहाड़ बना हुआ है, ढेर बना हुआ है, वो बेसिकली लैंडफिल है। और ये बहुत पुराना तरीका है
इस प्रकार से कूड़े के ढेर को लगाने का। इंडिया के अंदर जितने भी लैंडफिल्स हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है? इनको मैनेज किया जाता है एक रूल के अंदर में, जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। 2016 में ये रूल लेकर आया गया था। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मैनेज करते हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पर ये रूल्स के अंदर बताई गई हैं इन सारे कूड़े के ढेर को मैनेज करने के लिए, लेकिन वो गाइडलाइन उनका पालन नहीं होता है, वो बात अलग है। भलसवा में आप देखोगे तो यहाँ पर कोई पालन नहीं हो रहा है। भलसवा में क्या है ना, जो भलसवा लेक है ना, ये जो झील है, इसके जस्ट बराबर में ये पूरा कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। जबकि ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ना, इसने ये बात बोली है कि जो आप कूड़े का पहाड़ बनाओगे, ये बहुत दूर होना चाहिए, किसी भी नदी से 100 मीटर दूरी पर होना चाहिए, किसी भी पॉन्ड से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, हाईवे, हैबिटेशन, पब्लिक पार्क, वाटर सप्लाई से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, एयरपोर्ट या एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन आप देखोगे जो भलसवा में आपको ये पूरा कूड़े का ढेर मिलेगा ना, ये जस्ट उस लेक के बराबर में, झील के बराबर में है। तो मतलब जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ने खुद ये सारी बातें लिख रखी हैं, लेकिन उन रूल का पालन वगैरह भी नहीं हो रहा है। ये बात आपको यहाँ पर लैंडफिल के बारे में समझनी होगी। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, इस बार की बता रहा हूँ मैं आपको, साल 2022 की। साल 2022 में जब कभी गर्मियाँ पड़ रही थी तो हीट वेव आया था, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तो उस हीट वेव की वजह से इन कूड़े के ढेरों में आग लगनी शुरू हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी बन गया था। तो रिसेंट टाइम में इन कूड़ों के ढेर में काफ़ी सारी आग लगी है। जैसे गाज़ीपुर लैंडफिल फायर देखने को मिला था, मार्च 28 की बात है। और आग लगने के बाद में 50 घंटे तक आगे जलती रही। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना खतरनाक धुआं निकल रहा होगा जब इस पूरे कूड़े के ढेर में आग लगी होगी। तो इसी प्रकार से भलसवा लैंडफिल फायर हुआ था 26 अप्रैल को शाम को। फिर उसके बाद में पेरुगुंडी डंप यार्ड फायर हुआ। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इस साल के इवेंट्स हैं ये। इस साल यहाँ पर अलग अलग जगह पर, चंडीगढ़ के अंदर भी यहाँ पर लैंडफिल में एक फायर देखने को मिला था, आग देखने को मिली थी। अब एक रीज़न आए, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, ये जो कूड़े का ढेर है इसमें कैसे आग लग सकती है? मतलब क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? देखो, सबसे पहला कारण ये है ना, जितना भी कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन का। इन कूड़ों से मीथेन एमिशन होता है, मीथेन निकलता है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और हाईली फ्लेमेबल है, यानी तुरंत जल सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मीथेन है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, लैंडफिल फायर देखने को मिली है। ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा एक रीज़न है ह्यूमन फैक्टर। जो कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं ना वहाँ पे, वो क्या करते हैं, सिगरेट वगैरह पी, स्मोकिंग करी, वहाँ पे फेंक दी। उसकी वजह से भी यहाँ पर लैंडफिल के अंदर आग लगती हुई नज़र आती है। तीसरा जो कारण है वो है खुद टेम्परेचर। मीथेन तो वहाँ से निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी निकल रही है, बहुत सारा पोल्यूशन तो ऑलरेडी उस कूड़े से हो रहा है। दूसरा टेम्परेचर, बीच में गर्मियों में आप देखोगे टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है आजकल। हीट वेव्स यहाँ पर देखने को मिली थी, दिल्ली के अंदर हीट वेव आई थी, जिसकी वजह से लैंडफिल के अंदर आग लगनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि देखो अब क्या दिक्कत होगा, मान लो लैंडफिल के अंदर आग लगी भी तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब वो कूड़े का ढेर जल रहा है ना, तो उसमें से धुआं निकल रहा है बहुत सारा, और उससे जो एयर पोल्यूशन है वो हो रहा है। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, जो कि अगेन क्या करेंगी, डायरेक्टली हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। इसकी वजह से इंसान का जो आसपास रह रहे थे उनका सोर थ्रोट देखने को मिला, आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही थी उन लोगों को। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी था, क्योंकि कुछ घंटों तक या फिर आप कह सकते हो कुछ दिन तक एक धुएं की इतनी मोटी परत जम गई एनवायरनमेंट के अंदर कि कुछ भी उस एरिया के आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोग जा रहे थे, इधर आ रहे थे, जा रहे थे, उनको कुछ भी प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक और इम्पैक्ट ये पड़ा कि स्कूल वगैरह सब कुछ बंद करने पड़ गए थे आसपास के। ये हालात यहाँ पर क्रिएट हो गई थी लैंडफिल फायर की वजह से। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लैंडफिल वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे देश के लिए एक समस्या है। क्वेश्चन ये है कि हमें ज़रूरत क्या है इसको रिकवर करने की, इसको ठीक करने की, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक बेनिफिट। प्रेजेंट टाइम पे देखें तो भारत के अंदर लगभग 48 रिकग्नाइज लैंडफिल्स हैं। रिकग्नाइज की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हम लोग जानते हैं बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। ये 48 बड़े बड़े कूड़े के ढेर, जहाँ पे करोड़ों टन के अंदर यहाँ पर कूड़ा जमा हुआ है। तो बोला ये जा रहा है ये एरिया 48 रिकग्नाइज लैंडफिल, पता है कितना जगह को घेरते हैं, 5000 एकड़ ऑफ लैंड को, ये एरिया को घेर कर यहाँ पे कूड़े का ढेर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ से बहुत सारा बेनिफिट निकाला जा सकता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से भी हमें ज़रूरत है इन सारे कूड़े को सही से ट्रीट किया जाए।
दूसरा ओवर कैपेसिटी ऑफ लैंडफिल। एक ज़रूरत हमारे लिए ये भी है इस लैंडफिल को ठीक करने की कि जो लैंडफिल्स आपको देखने को मिल रही है मेगा सिटीज़ के अंदर, इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर अब कूड़े को लोड किया जा रहा है। पता है, जो कूड़े का पहाड़ बनता है इनकी एक लिमिट सेट करी गई है। 20 मीटर का आप पहाड़ बना सकते हो, 20 मीटर ऊंचा, उससे ऊपर की आप हाइट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गाज़ीपुर के अंदर, मुंबई के अंदर जो ये हाइट है ये 20 मीटर से ऊपर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ओवर कैपेसिटी देखने को मिल रही है लैंडफिल की, इस वजह से यहाँ पर इनको रिकवर करने की आवश्यकता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा सोर्स फॉर पोल्यूशन, यानी कि ऑब्वियसली इससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। इससे क्या निकल रहा है? लियाकेट। लियाकेट मतलब ब्लैक लिक्विड, काला लिक्विड निकल रहा है जो कि इस वेस्ट से निकल रहा है, जो कि हमारे मिट्टी को, हमारे ग्राउंड वाटर को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है। फिर आती है बात डिज़ास्टर की। अब जितना भी मीथेन यहाँ से निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, आग लग रही है, धुआं निकल रहा है, तो इसकी वजह से बड़े बड़े डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं। फायर एक्सप्लोजन की वजह से डिज़ास्टर देखने को मिलता है। इनकी वजह से हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कूड़े के ढेर में यहाँ पर मच्छर जन्म रहे हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ रही है और वो मच्छर मलेरिया डेंगू के कारण बन रहे हैं। दिल्ली में मलेरिया डेंगू के केसेस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लैंडफिल। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, भारत के अंदर आखिरकार ये जो लैंडफिल है इसकी ग्रोथ इतनी सारी देखने को क्यों मिल रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि लैंडफिल बढ़ते चले जा रहे हैं? सबसे पहला रीज़न है कि प्लास्टिक की डिमांड लोगों में बढ़ रही है। अब प्लास्टिक की डिमांड है, कूड़े की डिमांड ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग देखोगे जितनी डिमांड बढ़ेगी प्लास्टिक की उतना ही ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होगा। वही हुआ है। भलसवा के अंदर जो लैंडफिल आपको नज़र आता है ना, वो बेसिकली 17 माले की जो बिल्डिंग होती है ना, उस बिल्डिंग से भी ऊंचा ये लैंडफिल है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। 50 फुटबॉल के जो फील्ड होते हैं उतने बड़े फील्ड को यहाँ पर कवर कर रखा है इस कूड़े ने। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये बात। साथ ही साथ में जो कैपेसिटी है इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। प्रेजेंट टाइम पर भारत के पास में जो इस कूड़े को ट्रीट करने के लिए, कूड़े को रिकवर करने के लिए जो हमारे पास में प्लांट्स होता है ना, उनकी खुद काफ़ी बड़ी कमी है। भारत के पास में कैपेसिटी है 1604 सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की, जबकि कूड़ा थोड़ा सा ज़्यादा इसके लिमिट से ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर इस कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना होगा अगर ये प्रॉब्लम ठीक करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपको जो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, वो व्यक्ति जिसके सारी हाथ में सारी पावर्स हैं, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उसके अगेंस्ट ये स्टेप उठाओ कि ये काम इसने होने कैसे दिया, ये इतना कूड़ा इकट्ठा कैसे होने दिया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर फंड प्रोवाइड करवाना चाहिए लोकल बॉडीज़ को, ताकि लोकल बॉडीज़ यहाँ पर सही से काम कर सकें, है ना। फिर उसके बाद में थर्ड आपको स्टेप देखने को मिलेगा, जो राज्य सरकार है उसको यहाँ पर सीखना चाहिए एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल रिसेंटली यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने स्टडी किया मुंबई के सिस्टम को। मुंबई ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जहाँ पे वो इस कूड़े से मीथेन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मीथेन एनवायरमेंट में ना आए, उसको वो पकड़ लें, कैप्चर कर लें, जिससे कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टडी करी गई, तो एक दूसरे से चीज़ों को सीखा जा सकता है। साथ ही साथ में इंडिया को जो स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप करने होंगे, ताकि वो प्रॉपरली इस वेस्ट को मैनेज कर सकें। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बहुत डिटेल्ड आर्टिकल था, बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि रिसेंटली लैंडफिल को लेकर एक एडिटोरियल भी न्यूज़ में बना हुआ था। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग से, ये सारे पॉइंट्स आपको PDF में मिल जाते हैं। जब आप लोग PDF को डाउनलोड करोगे ना, तो एक छोटा सा काम ये करना, एक ऐप को डाउनलोड कर लेना इसके साथ में, जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और इस ऐप में जैसे ही आप लोग PDF ओपन करोगे तो ये आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे, और इनके बराबर में ये छोटे छोटे आपको सिंबल्स नज़र आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इन सिंबल पर टैप करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने देखने को मिल जाती है। ठीक बात हो गई, क्लियर हो गया सब कुछ। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडिया के अंदर जो कोल माइन है, कोयले की जो खदानें आपको देखने को मिलती हैं ना, ये कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज्ड आपको नज़र आ रही हैं। इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि नई नई कोयले की खदानों के ऊपर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है नई कोयले की खदानों के ऊपर क्यों काम किया जा रहा है, क्योंकि वो नए कोयले की खदान कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी, ऑलरेडी नुकसान ही पहुँचाएंगी। ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। कंट्री क्या कर रही है, अभी देखोगे पिछले साल हमने देखा कोयले की बहुत बड़ा कमी देखने को मिला था, कोयले के 2 बड़े बड़े शॉर्टेज देखने को मिले थे। और एक रिपोर्ट ने यहाँ पर इसी के बारे में सजेस्ट किया है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब जो आप लोग करेंट टाइम पर इस कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कोयले की खदानों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अपने आप में बहुत गलत है।
इंडिया के अंदर जो कोल माइंस आपको नज़र आती हैं उनके पास में अभी कैपेसिटी है, कोयला वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा कोयले का शॉर्टेज भी हुआ है। पिछले साल 2 बार बड़े बड़े कोयले के शॉर्टेज देखने को मिले थे, कोयले की कमी हो गई थी, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर बिजली को काटना पड़ा था, क्योंकि बिजली ऑब्वियसली कोयले से ही बन रही है। तो यहाँ पर बोला गया कि लास्ट ईयर 2 बार कोयले का शॉर्टेज हुआ था, जिसकी वजह से जैसे हमारे देश में 285 थर्मल पावर प्लांट है जो जहाँ से बिजली बनती है, इनमें से 100 पावर प्लांट के अंदर कोयले की कमी हो गई थी। उनके पास में जो स्टॉक होता है ना, जो 25% का बिलो स्टॉक होता है, उससे भी कम हो गया था। कुछ ऐसे पावर प्लांट जहाँ पे 10% से भी कम हो गया था कोयला, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर बिजली को काटना पड़ा। तो ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। अब बोला यह जा रहा है कि कुछ नई कोयले की माइंस के ऊपर काम किया जा रहा है। तो रिपोर्ट ये बोलती है कि सर जो ये नई माइंस होंगी ना, ये कहीं ना कहीं हमारे गाँव को बर्बाद करेंगी, 165 गाँव को बर्बाद करेंगी। लगभग 87,000 या फिर आप कह सकते हो 88,000 के आसपास जो फैमिलीज़ हैं ना, जो परिवार हैं गांव के अंदर, वो बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। काम ये किया जा रहा है कि कोल माइंस जो है ना, आज के टाइम पर अंडर डेवलपमेंट हैं। बहुत सारी कोल माइंस के ऊपर काम किया जा रहा है, नई नई कोल माइंस के ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे वर्क चल रहा है। तो ये क्या कर रही है, ये ना कहीं हमारे बहुत सारे गाँव को बर्बाद करेंगे, वहाँ पर रहने वाले लोगों को बर्बाद करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जो आपके पास में वो इनफ है। अब और ज़्यादा यहाँ पर आप लोग कोयले के चक्कर में ये काम करोगे तो अगेन इससे ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। जबकि हमारे पीएम मोदी ने एक स्टेप ये लिया है कि 2070 तक हम लोग एमिशन को ख़त्म करेंगे, एमिशन को कम करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम लोग कोयले का एक तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, कोयले की खदान से यहाँ पर कोयला निकालेंगे, देन उसके बाद में इससे पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो हमारा वो प्रॉमिस है ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसको हम लोग जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में बोला गया कि जो आप लोग मैसिव एक्सपेंशन करना चाहते हो कोल माइनिंग की, जो आप कोयले का खनन कर रहे हो उसको बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना है उसी का यूज़ करो, इससे कोई बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नई जो माइंस हैं ये हमारी इंडस्ट्री को कोई अल्टीमेट लेवल पर नहीं लेकर जाएंगी, इससे नुकसान ही होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, लोग डैमेज होंगे, जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर एक तरीके से बिखरती हुई नज़र आएंगी, जो हमारे विलेजेस हैं वो डैमेज होंगे, गाँव डैमेज होंगे। ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर इस आर्टिकल में रखी जाती है। क्लियर हो गया, सिंपल बात हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग कोल की बात कर रहे हैं, तो कोल के बारे में कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसको पढ़े हुए काफ़ी समय हो चुका है। जब कोयले की बात करते हैं तो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होता है, आयरन, स्टील, स्टीम इंजन्स की इंडस्ट्री में होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो थर्मल पावर होती है ना, उस थर्मल पावर को भी हम लोग कोयले से ही बनाते हैं। ठीक है ना। तो जो कोयले से पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको थर्मल पावर ही बोला जाता है। बाकी कोयले को हम लोग बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर दफना हुआ देखने को मिलता है। बाकी आज के टाइम पर जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर दुनिया में कौन कौन हैं? चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब भारत में जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है भारत में, वो राज्य कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, जगह कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? तो उसमें आ जाता है रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, जो झारखंड में है। उसके बाद में जब बात करते हैं कोयले की ना, तो कोयले की बेसिकली 4 अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगी। 4 प्रकार के कोयले नज़र आएंगे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये आपको 4 प्रकार के कोयले देखने को मिलते हैं। अब इसमें से कौन सा बेटर है, तो वो डिपेंड करता है कोयले के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है। जिस भी कोयले में जितना कार्बन होगा, वो उसको जलाने पर उतनी एनर्जी मिलेगी। अब जिसमें कार्बन कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी। तो वो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ कार्बन जितना उसके अंदर होगा उतना बेटर होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया सारी इन्फॉर्मेशन? नाउ अब चलते हम लोग पहले एडिटोरियल डिस्कशन पर। नाउ आज कुछ अच्छे एडिटोरियल हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली आया है, उसको लेकर एक एडिटोरियल है। दूसरा फूड डे के बारे में बात करता है, इंडिया के अंदर किस प्रकार से हम लोगों ने न्यूट्रिशन के अंदर इंप्रूवमेंट किया है और क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, सारी बातें बताऊँगा। लेकिन आपको पता होगा हमेशा हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर बोला है डिस्कस मेजर रोड ब्लॉक्स इन द एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत के अंदर जो मेंटल हेल्थ केयर है ना, इसका
इसके अंदर मतलब इस मेंटल हेल्थ केयर को अचीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको भारत में देखने को मिलती है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हम लोग भारत के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं, उन इश्यूज़ से डील कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, वो एडिटोरियल आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सुन लो, फिर उसके बाद में एडिटोरियल जब ये वाला डिस्कस करूँगा ना, तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आंसर लिख पाओगे। तो फिलहाल क्वेश्चन तो ये हुआ। अब इसका आंसर आपको लिखकर कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। जैसे आप लिखोगे वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, 35,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली आंसर्स को लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं। अब बात रिव्यू की आती है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, सभी लोगों को कोशिश ये करनी है एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। जब आप 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, देखो देख लेना कि वो आंसर पहले से तो रिव्यू नहीं किया गया। अगर वो आंसर रिव्यू हो चुका है तो उसको छोड़कर दूसरा आंसर रिव्यू करना। जब आप उन आंसर को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके पास में नहीं थे। अगर थे तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप कह सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति की आप मिस्टेक्स को बता पाओगे अगर उनके आंसर में कोई मिस्टेक है तो। उन साथ ही साथ मिस्टेक बताने के बाद में उन व्यक्ति को एंकरेज करना है, उनको बताना है कि आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ जिनका पर्पज़ ही ये होता है दूसरे को डिमोटिवेट करना, डिमोरलाइज करना। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने कमेंट देखे थे जो कि बहुत ही हद थे कि ये गलती है तेरी, ये सब है, मतलब कि कुछ नहीं आता। इस प्रकार से यार दूसरा व्यक्ति डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। मिस्टेक्स हैं, आप बता सकते हो, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार से एक तरीका होता है चीज़ों को डील करने का। अगर यहाँ पर रूड रहोगे तो वो बेसिकली ग्रुप आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। और कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पे शेयर मत करना, ठीक है ना। कि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारा इधर उधर का मटेरियल शेयर कर देता हूँ, तो किसी का भी कॉपीराइट आ जाएगा तो वो चैनल ख़त्म हो जाएगा एकदम। तो वो काम मत क्या करो। मैं डिलीट करता हूँ रोज़ाना, वो काम मत क्या करो, नहीं तो फिर मैं ब्लॉक करना स्टार्ट कर दूँगा। पहले मैं ब्लॉक कर देता था लोगों को, अब यहाँ पर कोई भी कंटेंट दोबारा शेयर करेगा ना तो एक वार्निंग देकर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ये याद रखना। फिर उस ग्रुप तक वो नहीं पहुँच पाएगा। चलो फिर आते हैं हम लोग फ़िलहाल अपने डिस्कशन के ऊपर। तो आज का जो पहला एडिटोरियल है ये बात करता है फूड डे के बारे में। फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। अब मतलब क्या इसका समझते हैं। देखो, इस एडिटोरियल को लिखा गया है 3 राइटर के थ्रू और तीनों ही राइटर बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों ही राइटर कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इनके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले राइटर देखने को मिलेंगे कोंडा रेड्डी छावा। ये बेसिकली एक ऑफिस इंचार्ज हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो इन्होंने लिखा। दूसरा यहाँ पर उलाक डेमिरक, ये एक रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्री डायरेक्टर देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर। फिर तीसरे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे बिशो पाराजुली, ये भी बेसिकली फूड वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टर हैं। तो मतलब फूड प्रोग्राम के अंदर ही इनका तीनों का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे एडिटोरियल पढ़ा करो कि हाँ, उन व्यक्ति की उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, वो आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स दे पाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं उन्होंने क्या क्या मेंशन किया। नंबर 1 पॉइंट, सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट में समझाता हुआ चलूँगा। राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के मामले में लीड कर सकता है, जो कि भारत ने करके दिखाया भी है। दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें, जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, ये इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। यानी कि भारत के अंदर जो फूड एंड सिक्योरिटी देखने को मिलती है ना, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया। तो कोरोना तो एक कारण हुआ, उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे देशों के अंदर लोगों को खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, लोग एक रात भूखा सो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो कोविड-19 की वजह से हुआ, दूसरा क्लाइमेट चेंज नज़र आ रहा है, यानी कि तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारी फसल डेवलप नहीं हो पा रही है। चौथा, फूड इन्फ्लेशन आपको नज़र आएगा, यानी कि खाने पीने के सामान में जो महंगाई बढ़ रही है। कॉन्फ्लिक्ट एक और कारण बताया गया, यानी कि रशिया यूक्रेन का जो भी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। इनइक्वालिटी, एक और असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस हैं जो कि बहुत सारे देशों के अंदर फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। फिर राइटर बोलते हैं कि आज के समय में अराउंड 828 मिलियन 828 मिलियन जो लोग हैं ना दुनिया भर में, उनके पास में प्रॉपर खाना नहीं है, इनफ खाना नहीं है खाने के लिए।
और 50 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो सीवर हंगर फेस कर रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से भुखमरी फेस कर रहे हैं। वो डेटा आपको जो मैंने बताया वो यहाँ देखने को मिलता है। फिर राइटर मेंशन करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022 और 2023 के बारे में। ये एक रिपोर्ट है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है। इस रिपोर्ट को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी लेकर आता है। इन्होंने ये बताया कि जो हंगर है, जो भुखमरी है, वो दुनिया भर में इंक्रीज़ हो रही है। 250 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना, वो भुखमरी से सफ़र कर रहे हैं 45 देशों के अंदर। तो 45 देशों में 250 मिलियन लोग बुरी तरह से भुखमरी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। अब ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि इस साल जो वर्ल्ड फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखना, 16 अक्टूबर को। तो इस बार का वर्ल्ड फूड डे भी 16 अक्टूबर को देखने को मिला था, यानी कि कल के दिन ये वर्ल्ड फूड डे था। समझ में आई बात। तो ये जो वर्ल्ड फूड डे हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, इसमें हम देखते ये हैं कि अभी भी ज़रूरत यह है कि दुनिया भर के अंदर जो लोग भुखमरी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए, उनको एक पोषण भरपूर खाना प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि जब तक उनको ये न्यूट्रिशियस वाला खाना नहीं मिलेगा, पोषण भरपूर खाना नहीं मिलेगा, तब तक देश में शांति नहीं हो पाएगी, दुनिया में शांति नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि उनका वही पोटेंशियल है, ये मशीन है बॉडी, इसको एक अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो अपना वर्क नहीं करेगा, अपना पूरा पोटेंशियल नहीं देगा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो वो बात यहाँ पर राइटर मेंशन करता है। फिर इन्होंने यहाँ पर एक बात और बोली, वो ये है कि हमारा टारगेट ये है कि हम लोग प्रॉपरली काम करें और सभी को खाना प्रोवाइड करवाएं। और अगर बेटर न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा लोगों को, और वो कैसे मिलेगा, जब आप एक अच्छा प्रोडक्शन करोगे। तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा खाना यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, लोगों को अच्छी लाइफ मिलेगी। और इससे आपको पता होगा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2030 तक हमें ये गोल अचीव करने हैं, इसमें भुखमरी को ख़त्म करने का भी एक गोल है, तो वो भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। क्लियर हुई बात। नाउ अब ये बेटर प्रोडक्शन और बेटर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है, समझते हैं। इन्होंने ये बोला कि देखो, बेटर प्रोडक्शन का मतलब है कि एक इनफ मात्रा में, एक एडिक्वेट मात्रा में फूड का प्रोडक्शन तो होना चाहिए। जितने लोग हैं उनके हिसाब से फूड का प्रोडक्शन हो, प्रॉपरली सभी लोगों को खाना मिल पाए। ऐसा ना हो कि जनसंख्या ज़्यादा है और फूड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इससे क्या होगा, आधे लोगों को खाना मिलेगा, आधे लोगों को खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर रखी जा रही है, प्रॉपर फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए। और इंडिया की ना जो जर्नी है इसमें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। भारत में एक समय पर एग्रीकल्चर को लेकर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखोगे भारत के अंदर एग्रीकल्चर ही एक सबसे बड़ा इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूटर है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है बेटर प्रोडक्शन के अंदर में। 2021-22 के अंदर देखोगे ना तो भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2021-22 में हम लोगों ने लगभग 49.6 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करा है, यानी अपना एग्रीकल्चर का ही सिर्फ और सिर्फ इतने मात्रा में, इतने पैसों का एक्सपोर्ट किया। और 2000 ये कौन से डेटा है, 2021-22 का। और इससे पहला देखोगे ना 2020-21 में तो केवल 20% का ही एक्सपोर्ट किया था, जबकि आप देखोगे अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ समय में क्लाइमेट चेंज का इशू आया, हमारा जो वीट का प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पा रहा था, राइस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर इसके अंदर सफल हुआ, प्रोडक्शन करने में सफल हुआ। और न केवल इतना ही, हम लोगों ने चावल, चीनी, मसाले, ये सभी चीज़ हमारा मेन एक्सपोर्ट था। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने एक्सपोर्ट करी हैं। और इसके अलावा भी इंडिया ने अलग अलग देशों को जिनको सहायता चाहिए थी उनको सहायता प्रोवाइड करवाई। एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान, याद होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ भी हैं। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोगों ने फूड सप्लाई किया। अफ़गानिस्तान के अंदर जब से तालिबान आया, हालत ख़राब हो चुके थे, खाने की कमी हो चुकी थी, भुखमरी हो रही थी, लोग अपने बच्चों को बेच रहे थे खाना खाने के लिए, ये हालात थे। तो यहाँ पर भी इंडिया का एक प्रोमिनेंट रोल था। भारत ने फूड सप्लाई प्रोवाइड करवाया और वहाँ पर आप कह सकते हो ये जो है चीज़ें थोड़ी सी रिवॉल्व हो पाई। फिर अब राइटर ये मेंशन करते हैं कि साल 2030 तक जो भारत की पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, वो लगभग 1.5 बिलियन से ग्रो होने वाली है।
तो जो हमारा फूड सिस्टम है ना, इसको ज़रूरत है कि एक सपोर्ट मिले, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो पॉपुलेशन बढ़ जाए फूड का प्रोडक्शन वहीं रुका रहे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इससे प्रॉपरली लोगों को, आधे लोगों को खाना मिलेगा, आधे लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा, और भारत ने इसके ऊपर फोकस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने फूड और सिक्योरिटी को लेकर, हमारी सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं। क्वेश्चन ये है कि वो इनिशिएटिव्स आपको कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। देन दूसरा आ जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देन उसके बाद में कृषि सिंचाई योजना आपको पता है कि हाँ इरिगेशन के लिए, अब इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में आप देखोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर आया गया था ताकि लोगों को यहाँ पर खाना प्रोवाइड करवाया जा सके। फिर आपको पोषण अभियान देखने को मिलेगा जो कि मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाया करता था। उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये अलग अलग यहाँ पर योजना इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे गए सरकार के थ्रू, जिसकी वजह से हम अपने कंट्री में कोरोना से भी आराम से लड़ पाए हैं, लोगों को प्रॉपर खाना मिल पाया है राशन के माध्यम से। समझ में आई बात। अब बोला यह जा रहा है कि जो इस साल का ये वर्ल्ड फूड डे है ना, जो कल के दिन ऑब्जर्व किया गया था, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। हम लोग को ये वापस से बताता है, हमारे ऊपर ये जोर देता है किस चीज़ को लेकर, कि देखो कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग क्या कर सकें, कुछ एक्शन उठा सकें। हमें अपने फूड सिक्योरिटी के नेट को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। जो मिलियंस ऑफ लोग अभी भी यहाँ पर भुखमरी से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी एक अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा। बाकायदा हमने अभी तक अच्छा काम किया है, तो आने वाले टाइम पर भी अभी जो मिलियंस ऑफ लोग हैं ना, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पे बोला जाता है, इंडिया का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आप देखोगे हमने राशन के अंदर दिखाया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से लोगों को राशन दिया गया। पीएम पोषण के अंदर बच्चों को स्कूल में खाना दिया गया, मिड डे मील स्कीम के अंदर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर बच्चों को न्यूट्रिशन दिया गया, खाना दिया गया। तो इंडिया का जो फूड सेफ्टी नेट है ना, ये आज के टाइम पर 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को हिट कर चुका है। 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इन सारे अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से। तो सरकार यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से स्टेप उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार को कंटिन्यू यानी कि लगातार इस प्रकार से और भी मेजर्स के ऊपर काम करना होगा। जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उनको डिजिटाइज़ करना होगा, और भी चीज़ें, राइस फोर्टिफिकेशन के ऊपर काम करना होगा। राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब है चावल के अंदर अलग से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना होगा, ताकि जो हमारे कंट्री के अंदर लोगों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो सके। साथ ही साथ में बेटर हेल्थ देना होगा, साफ़ सफाई देनी होगी, इसके ऊपर भी लगातार काम करना होगा। ये बात राइटर मेंशन करते हैं। फिर राइटर ने एक और बात यहाँ पर मेंशन करी है, वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम लोग एक बेटर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं सभी लोगों को। न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर तो आपको देखने को मिलेगा ही। न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर है। आप खेती बाड़ी कर रहे हो, खेती बाड़ी किस चीज़ के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट है, आपके क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट किस प्रकार से रहता है, तो न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ना, ये बेसिकली आज के टाइम पर इम्पैक्ट होता है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लाइमेट चेंज से तो नुकसान देखने को मिलता है हमारी फसलों को, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी हरकतें हैं, जैसे कि यहाँ पर केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आपको पता होगा फसलों के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हो जाता है, प्रॉपर पानी का यूज़ करते नहीं है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर नुकसान बहुत होता है। तो यहाँ पर भी एक अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देन अब एट द लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। राइटर बोलते हैं कि अब इन सब चीज़ों के अलावा हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, मिलेट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मिलेट्स को ग्रो करो। मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे वाले अनाज होते हैं, इनको ग्रो किया जाए। जैसे बाजरा वगैरह हो गया, ये मोटे अनाज हो गए। तो मिलेट्स के अंदर न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज। गर्मी बढ़ने की वजह से फसलें डैमेज हो जाती हैं, लेकिन मिलेट एक ऐसी फसल है जो कि क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सकती है। यानी कि जो भी यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उस दौरान भी यहाँ पर ये फसल बहुत आराम से ग्रो होगी।
है ना, क्योंकि इसको बारिश भी कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी ग्रो कर सकता है। इस वजह से मिलेट्स को ग्रो किया जाए, मिलेट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा और न्यूट्रिशियस भी है, लोगों के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। दैट इज़ वाई हमारी सरकार ने, इंडिया ने बोला यह है कि हम लोग साल 2023 को डिक्लेयर करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह। दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है भारत मिलेट्स का। हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो 2020 में लगभग दुनिया भर का जितना प्रोडक्शन होता है उसका एक 41% के आसपास प्रोडक्शन मिलेट्स का इंडिया ने किया था, जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हम लोगों ने उगाई थी। स्टेट के लेवल पर राज्य सरकारों ने अलग अलग मिशन चला रखे हैं। उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने मिलेट्स को ग्रो करने के अलग अलग आपको यहाँ पर ये मिशंस देखने को मिलेंगे। तो मिलेट को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट का जो प्रमोशन है ना, ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को बढ़ा पाएगा, हमारे गोल्स को अचीव कर पाएगा, क्योंकि मिलेट एक ऐसी फसल है वो कैसे भी कंडीशन में ग्रो कर सकती है और ग्रो करने के बाद में आप देखोगे लोगों को एक अच्छा हेल्थ दे सकती है। तो इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है और बहुत सारे राज्यों ने अभी यहाँ पर इसके ऊपर काम किया भी है। तो ये क्या हो गया, बेटर प्रोडक्शन होगा, बेटर एनवायरनमेंट होगा, अब बेटर लाइफ मिलेगी। जब मिलेट्स को हम लोग ग्रो करेंगे, सस्ते दाम में लोगों को खाना मिलेगा, सभी लोगों को हम लोग हिट कर पाएंगे और इंडिया इसमें लीड कर पाएगा, हमारे लिए एक सोल्यूशन निकल कर आ पाएगा और हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को एक बेटर लाइफ दे पाएंगे। क्लियर हुआ? तो काफ़ी लेंदी आर्टिकल था लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोगों ने अपना हिंदुस्तान टाइम्स को ओपन कर लिया है क्योंकि इसके एडिटोरियल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ओपिनियन पेज पर ये एडिटोरियल आया है, मेंटल हेल्थ को लेकर बात करता है, मेंटल हेल्थ एंड चिल्ड्रन के बारे में। ये समय है कि हम लोग यहाँ पर मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकें। और मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी ने पहले मेंस के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा है मेंटल हेल्थ को लेकर। तो इस वजह से आपके मेंस के लिए यहाँ पर मैं आपको ये एडिटोरियल तैयार करवाने वाला हूँ। मेंटल हेल्थ को लेकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप डिस्कस करते हैं। सारे रेलिवेंट पॉइंट्स आपको नीचे दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। बोला जाता है कि देखो, एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। और अगर दिमागी संबंधित बीमारी है, मेंटल इलनेस है, तो इससे लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। और ऐसा देखने को मिलता है, जो मेंटल इलनेस है ना, दिमागी संबंधित जो बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, ये आज के टाइम पर 18.5% का कंट्रीब्यूशन करती हैं ग्लोबल डिजीज़ बर्डन में। दुनिया भर में बीमारियों का जितना भी बर्डन है उसमें 18.5% का जो बर्डन है वो है मेंटल इलनेस का। इतने लोग दिमागी संबंधित बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स से को फेस कर रहे हैं। और कोविड-19 पेंडेमिक ने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा और हाईलाइट किया। जो पुअर मेंटल हेल्थ थी ना, जब लोगों की मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी थी नहीं, उन्होंने कोविड-19 में और ज़्यादा सफ़र किया, बहुत प्रॉब्लम सफ़र करी। इस वजह से सरकार को यहाँ पर ज़रूरत है, या इंडिया को ज़रूरत है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दे सकें इस मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर। इस वजह से यहाँ पर राइटर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। पहली बात राइटर मेंशन करते हैं कि मेंटल हेल्थ केयर को लेकर भारत में आखिरकार स्टेटस क्या है पोजीशन। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के अंदर इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, ये सारी चीज़ें आती हैं। लोगों का दिमाग किस प्रकार से काम कर रहा है, कॉग्निशन हो गया, लोगों के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन लाइफ के अंदर ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ें मेंटल हेल्थ होती हैं। और अगर मेंटल हेल्थ से संबंधित इलनेस है, बीमारी है, तो इंसान की जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो बहुत कम होंगी, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएगा, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका बिहेवियर काफ़ी बदल जाएगा, है ना, लाइफ में हर चीज़ को लेकर घबराएगा। तो ये यहाँ पर मेंटल हेल्थ इलनेस है। और अगर मेंटल हेल्थ के अंदर कोई भी डिसरप्शन क्रिएट होता है ना, तो वो इंसान को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। और सिचुएशन ये है कि हमारे देश में दिक्कत ये है ना कि मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को मेंटल हेल्थ वाली जो केयर है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है प्रॉपर, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। अब आपको मैं समझाऊंगा आखिरकार आगे क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर नज़र आते हैं। ये जो मैंने ऊपर कुछ पॉइंट्स स्किप करे हैं ना, ये जानबूझकर करे हैं, ये मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया कि आखिरकार भारत के अंदर इस मेंटल हेल्थ को लेकर क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा वो है पॉवर्टी एडिंग वल्नरेबिलिटी। पहले से लोग दिमागी संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं, मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, और जो गरीबी है ना, ये इस चीज़ की हालात और ख़राब कर देती है।
गरीबी की वजह से, एजुकेशन का कम होना, है ना, हाउस होल्ड इनकम कम होना, प्रॉपर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लोगों को वो ना मिल पाना, ये मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देता है। और सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही हैं वो हैं विमेन। आप देखोगे कि बहुत सारा जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, जेंडर्स के बीच में भेदभाव होना। आप देखोगे कि जो गर्ल्स हैं ना उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, गर्ल्स के ऊपर सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि आप घर का ही ध्यान रखोगी। तो ये कहीं ना कहीं गर्ल्स के अंदर, विमेन के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है ना उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। फिर मेंशन किया गया डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज इवेंट्स, यानी कोई डिज़ास्टर हुआ, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, इसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। तो लोगों को नुकसान हुआ तो उसका अफेक्ट डायरेक्टली दिमाग पर पड़ा। तो जो डिज़ास्टर है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को हर साल बुरी तरह से डैमेज करते हैं, उनके दिमाग के ऊपर और ज़ोर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इनफैक्ट सिचुएशन ये आती है जब वो उस डिज़ास्टर में, बाढ़ में, भूकंप में जब सब कुछ खो देता है ना, तो वो इंसान सुसाइड करने के समय पर आ जाता है कि हाँ मुझे अब सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको दुनिया भर में देखने को मिलती है मेंटल हेल्थ को लेकर। इतनी बात समझ में आई। देन बात आती है एजुकेशन सिस्टम की। अब देखो यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना ज़ोर देते नहीं हैं। अब इतना ज़ोर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दिया नहीं, इस वजह से लोगों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स और बढ़ते हुए चले गए। और शॉकिंग बात पता है क्या है कि हर 1 घंटे के अंदर, यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट, एक बच्चा इंडिया के अंदर सुसाइड करता है। हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, ये कंडीशन है क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है। समझ में आई बात। फिर बात आती है डिस्क्रिमिनेशन और नेग्लिजेंस की। ये सब कुछ तो हो ही रहा है। अब मान लो कोई मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, वो प्रॉब्लम तो सफ़र कर ही रहा है, उसके अलावा उन लोगों के प्रति भेदभाव होने लगता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होने लगता है, उनको गरियाया जाता है, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ होने लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो लोग और ज़्यादा बुरी तरह से सफ़र करते हैं। उनके लास्ट में ज़िंदगी में एक फिर लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है सुसाइड का। क्लियर हुआ। फिर बाद में आप देखोगे मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज की काफ़ी बड़ी कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मेंटल हेल्थ से सफ़र कर भी रहा है ना, तो पता लगाना, डायग्नोस करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट वाले की काफ़ी बड़ी कमियां देखने को मिलती हैं। कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है भारत के अंदर में। जो मेंटल हेल्थ को लेकर जो वर्कफोर्स है ना भारत में, वो बहुत कम है। जैसे 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 0.3 साइकाइट्रिस्ट हैं, 0.12 नर्सेस हैं, 0.07 साइकोलॉजिस्ट हैं, 0.07 सोशल वर्कर्स हैं। ये अपने आप में बहुत कम नंबर है। तो मतलब मेंटल हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करना, लड़ना अपने आप में इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप देखोगे तो हर चीज़ में यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी इश्यूज़ नज़र आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो पहला काम कि आपको एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा। आपको ज़रूरत है कि जो भी आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, उसमें मेंटल हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट ज़रूर से होना चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपग्रेड करना है, एक स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स को लेकर आना है, गांव वाले एरियाज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान से फोकस करना है, मेंटल हेल्थ को लेकर एक जागरूकता फैलानी है, कैंपेन वगैरह आप लोग उससे जागरूकता को फैला सकते हो। आपको योगा और मेडिटेशन सेंटर्स को एक्सपैंड करना होगा, जिससे यहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा मजबूत हो। तो लाइफ के अंदर योगा मेडिटेशन का ये एक बहुत रेलेवेंट रोल होता है। तो थोड़ा समय ज़रूर से ज़िंदगी में या दिन भर में निकाल लिया करो, एटलीस्ट 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार। 10 मिनट निकाल कर शांत बैठकर मेडिटेशन कर लिया करो, आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों के अंदर में। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, ये तो मैंने आपको चैलेंजेस बता दिए। अब बात ये आती है कि क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या कदम यहाँ पर भारत सरकार ने उठाए हैं मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए। तो पहला कदम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है ना, ये एडॉप्ट किया गया था सरकार के थ्रू 1982 के अंदर में, ताकि हम लोग जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको टैकल कर सकें। फिर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया, मेंटल हेल्थ एक्ट आया, किरण हेल्पलाइन आई। 2020 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, इन्होंने यहाँ पर ये 24 घंटे के लिए एक टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन को लॉन्च कर दिया है कि किसी को भी यहाँ पर सुसाइड के थॉट या मेंटल डिप्रेशन के थॉट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं तो वो यहाँ से हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। फिर मनोदर्पण इनिशिएटिव को लेकर आया गया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो कि मेंटल हेल्थ को टैकल करने में मदद करते हैं। क्लियर हुआ। तो एक अच्छा एडिटोरियल था जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और सारे रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब देखो, आपको पता होगा रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है,
और ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। लेकिन अब यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में बहुत सारे डेटा दिया गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरा का पूरा जो पूरा डेटा के साथ में, यानी कि आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्लीज़ इसको अपने पास में लिख कर रख लेना। देखो यहाँ पर बोला गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर अब की बार भारत की रैंकिंग इन्होंने दी है काफ़ी ज़्यादा बुरी। 121 देशों में भारत की रैंकिंग यहाँ पर 107 पर इन्होंने रखी हुई है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर इन्होंने इस पछाड़ दिया इंडिया को, पाकिस्तान से भी पीछे कर दिया है। तो इसको लेकर भारत सरकार ने ऑलरेडी कंसर्न दिखाया है, मैंने कल बताया भी था। भारत सरकार ने बोला है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रॉपरली सर्वे करने का कोई तरीका नहीं है, गलत तरीके से यहाँ पर सर्वे किया गया है। फिलहाल ध्यान रखना इस बार की रैंकिंग की कितनी है, 107 121 देशों में से, और पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 101 116 देशों में से। नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? देखो बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि भारत के अंदर भुखमरी को मेजर करने का काम करता है, उसको मापने का काम करता है। भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में कितनी भुखमरी है उसको यहाँ पर देखने का काम करता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली 4 इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, 4 चीज़ों के ऊपर ये हर जगह पर फोकस करता है। जैसे कि कहीं पर भी रिपोर्ट तैयार करता है ना ये किसी भी जगह की, तो 4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि वहाँ पर अंडर नॉरिशमेंट कितना है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी के क्या हालात हैं। ये 4 चीज़ों के बेसिस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। नाउ ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसको अंदर इन 4 चीज़ों को देखते हुए जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी रीजन के अंदर ये 4 चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो उनकी रैंकिंग अच्छी होगी। जहाँ पर ये 4 चीज़ें बेकार हैं उनकी रैंकिंग बुरी होगी। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं मैं आपको आगे डिटेल से बताऊँगा। फिर यहाँ पे कंट्रीज़ को 100 में से स्कोर मिलता है, जिसका स्कोर सबसे कम होगा मतलब 0 होगा, 1 होगा, तो वो बेसिकली अच्छी कंडीशन पर है। जिसका स्कोर बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन पर वोस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में आती है। नव ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, ये तैयार कौन करता है? इसको तैयार किया जाता है, यूरोपियन एनजीओ हैं, 2 एनजीओ देखने को मिलते हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वर्ल्ड हंगर हेल्थ। तो यही दोनों मिलकर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं। नाउ ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है। और इसमें क्या करते हैं ये लोग, पिछले 5 साल का डेटा बहुत अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे कि 2021 का जो रिपोर्ट है इसमें 2017 तक का यहाँ पर सारा का सारा डेटा इन्होंने देखा। ठीक बात हो गई। अब बात ये की जाती है कि जो साल 2022 वाला इंडेक्स है ना, इसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा अलग अलग देशों का। दुनिया भर का अगर हम लोग प्रोग्रेस देखें तो दुनिया भर में जो हंगर है वो जहाँ पे था वहीं पे रुका हुआ है, पिछले कुछ सालों में वहीं पर थमा हुआ है, यानी भुखमरी अभी भी बनी हुई है। 2014 में दुनिया भर में जो हंगर है वो 19.1 के आसपास था, 2022 में ये 18.2 हो गया है, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन आप कह सकते हो वो हंगर बेसिकली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सेम है, वहीं पर रुका पड़ा है। ये दुनिया भर की सिचुएशन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस इंडेक्स में टॉप वगैरह किसने किया है, तो टॉप परफॉर्मर में आता है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, देन उसके बाद में चिली, चाइना, क्रोशिया। ये 2022 के अंदर टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टॉप किया है इस इंडेक्स में। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि ये मेंशन किया गया। देन उसके बाद में बॉटम की 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो बिल्कुल निचले स्तर पर है चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और येमेन। ये बेसिकली बॉटम कंट्रीज़ नज़र आती हैं। बात करें इंडिया की, तो देखो इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पर 107 दी गई है, और श्रीलंका की 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84, पाकिस्तान की 99। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर रिजेक्ट किया भारत ने कि आपने कुछ ही लोगों के बेसिस पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का डिसाइड कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब इंडिया का जो स्कोर है वो 100 में से 29.1 के आसपास देखने को मिलेगा। भारत की रैंक कितनी है, 107। भारत से नीचे आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान इकलौती साउथ एशियन कंट्री है जिसने भारत से बेकार परफॉर्म किया है इस इंडेक्स के अंदर में। क्लियर हुआ। अब बात करें चाइना की, तो चाइना बेसिकली टॉप के अंदर देखने को मिलेगा, टॉप चार्ट में देखने को मिलता है। टॉप 16 कंट्रीज़ के अंदर जो चाइना है वो वहाँ पर इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई रखी है। इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम लोग बात करें, मैंने जैसे बोला ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 4 इंडिकेटर के बेसिस पर तैयार किया जाता है।
तो 4 इंडिकेटर की कंडीशन भारत में कैसी रही है। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि देखो उम्र के हिसाब से वेट जो है वो कम होना, हाइट के हिसाब से वेट कम होना, तो चाइल्ड वेस्टिंग और बेकार होता हुआ है। भारत में ये सिचुएशन और ख़राब होती हुई आई है। साल 2020 में सन 2000 में चाइल्ड वेस्टिंग 17.15% के आसपास थी, साल 2014 में 15.1 के आसपास थी, लेकिन साल 2022 में चाइल्ड वेस्टिंग 19.3 के आसपास है। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंडीशन बुरी हुई। दूसरा अंडर नॉरिशमेंट, यानी कि प्रॉपरली लोगों को जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक की उतना यहाँ पर उनको कैलोरी नहीं मिल पाता। तो इस अंडर नॉरिशमेंट में आप देखोगे ना तो 2018 से लेकर 20 में ये 14.6% के आसपास था। अब ये अंडर नॉरिशमेंट भी बढ़ चुका है, 16.3% के आसपास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर इस वजह से इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो काफ़ी बुरी आ रही है, आप लोगों ने ये देखा। तो आप कहोगे सर आपने अभी 2 ही इंडिकेटर बताए हैं, अभी 2 इंडिकेटर और रह गए, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पर यह है कि उम्र के हिसाब से जो हाइट है वो काफ़ी कम होना। तो इंडिया के अंदर जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। आप देखोगे तो पहले ये था 38.7% 2014 में, 2022 में 35.5% हो गया है। मोर्टिलिटी की बात करें तो चाइल्ड मोर्टिलिटी का मतलब है 5 साल से कम उम्र के अंदर अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाना। तो चाइल्ड मोर्टिलिटी भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, 4.6% आपको देखने को मिलेगा, पहले था, अब ये ड्रॉप होकर 3.3% हुआ है। तो इन 2 चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आया। क्लियर हो गई बात। अब इसी प्रकार से कुछ और भी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आई जाती हैं, जैसे स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इस प्रकार से यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स आती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बाद में। तो ये था हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ जो अगला एडिटोरियल, ये जो आपको एडिटोरियल देखने को मिला है इंडियन एक्सप्रेस का है, यहाँ पर बेसिकली बात की गई है LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। तो LGBTQ कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो थंबनेल पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली राइटर बोलती है मजामा के बारे में। तो मजामा में माधुरी दीक्षित ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसके बारे में बात करती हैं। साथ ही साथ में बोला गया जो ये मजामा है ना, यहाँ पर LGBTQ के प्रोग्रेस के बारे में दिखाया गया है। तो LGBTQ के बारे में पूरा का पूरा उन्होंने आर्टिकल लिखा है, क्या क्या चैलेंजेस LGBTQ कम्युनिटी फेस कर रही है और कैसे कैसे यहाँ पर धीरे धीरे चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। वो ऐसे मैंने आपके साथ में पहले भी इसको शेयर कर रखा है, बट आज जो है ना वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, 1 घंटा 21 मिनट का हो चुका है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये जो LGBTQ वाला आर्टिकल है ना आपके साथ में कल डिस्कस कर लिया जाएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, वही पॉइंट्स मैं वापस से लेकर आया था, तो उसको मैं कल बता दूंगा, डोंट वरी, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आपको कल बता दिया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अब हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो कि यहाँ पर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की तरह देखे जाते हैं। ये कौन से कंट्रीज़ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है USA। तो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग खुद यहाँ पर एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है ना, इनके लाइफ टाइम वर्क के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये USA से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।